जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी डेली सीटेट के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जो कि सब्जेक्ट होता है हिंदी। वो चाहे प्राइमरी का हो या जूनियर, दोनों जगहों पर काम पूर्ण रूप से करेगा। उम्मीद है आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी आपकी जो राय हो वह हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब हम चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। निर्देश है कि दिए गए प्रश्न को 121 से लेकर 35 तक के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनना है हमें। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल किस सीमा तक हो कि वे, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनके लेखन कौशल की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। क्या? विभिन्न जो उनके उद्देश्य हों उनके लिए वे लिख सकें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि कही या लिखी बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। क्या? परखने की क्षमता उनमें विकसित हो जाए, यह सबसे जरूरी है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी को पढ़ाते समय हमें सर्वाधिक बल किस पर देना है, यह चीज़ पूछा गया है। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर, हिंदी भाषा की विभिन्न काव्य रचनाएं पर, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर, या हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर। तो हम किस पर सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? हिंदी भाषा की सौंदर्यता और आंचलिकता पर। क्या? सौंदर्यता और आंचलिकता पर ध्यान देंगे। आंचलिकता क्या होता है? एक जुड़ाव होता है कि हिंदी भाषा के सौंदर्य पे देंगे और हिंदी भाषा से बच्चे जुड़ाव करें। क्या? हिंदी भाषा से बच्चे जुड़े। तो आंचलिकता का अर्थ जुड़ाव होता है। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? जो हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक है पहली कक्षा के, उसमें हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना है? कहानी को, नाटक को, डायरी को या निबंध को? जो हमारा सबसे अधिक देना है, तो कक्षा पहली के बच्चे हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उनको नाटक, डायरी, निबंध नहीं कराना है। क्या? उनको हम जब कहानी देंगे, यानी कहानी के सुना के पढ़ाएंगे, कहानी बता के पढ़ाएंगे, तो वो बात को अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने का आरंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। पढ़ने का आरंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो पढ़ने का आरंभ किससे होना चाहिए? अक्षर, शब्द, वाक्य या अर्थ? तो पढ़ने का आरंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थ। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन करने के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, हमसे पूछा गया है। क्या उचित नहीं है? यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों का आत्मसात करते हैं। भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो क्या उचित नहीं हमसे पूछा गया है। सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक भी प्रक्रिया है और आत्मसात करते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों को नियम बनाना सिखाया नहीं जाता है। यहाँ क्या बोला है? सिखाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अक्षर ज्ञान का, शब्द ज्ञान का, वाक्य संरचना का या अर्थ की अभिव्यक्ति का? तो किसका सबसे अधिक महत्व है? अर्थ की अभिव्यक्ति का महत्व है। क्या? अर्थ की अभिव्यक्ति का महत्व है। जैसे हमें कुछ भी दे दिया जाए लिखने को, जब हम अपने से कोई शब्द नहीं बना पाएंगे, कोई अर्थ नहीं बना पाएंगे, तो क्या होगा? हम लिख नहीं सकते। कुछ भी लिखेंगे तो उसका एक अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। अर्थ को सब समझेंगे तभी कुछ आगे होगा। यानी हम किसी को बात कहेंगे तो उसका एक अर्थ निकलेगा, तभी तो सामने वाला व्यक्ति समझेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। वाइगोत्स्की जी ने क्या परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था या प्रतिपादित किया था? व्यवहारिक यानी व्यवहारवादी, सामाजिक यानी समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी। तो उन्होंने किसका किया था? समाज और संस्कृति का। वो किससे जुड़ाव थे? वो सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ते थे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? समाज सांस्कृतिक। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके विकल्प अगले पेज पर दिया गया है। बहुभाषिक कक्षा में, कक्षा कैसी है? बहुभाषिक है, में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से, जो उनकी मातृभाषा है, दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावित है, सर्वाधिक प्रभाव होगा? अब आगे देखते हैं। इसके विकल्प इस पेज पर दिया गया है, इसको हम देखते हैं। ऑप्शन ए है, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन। तो क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमसे पूछा गया था। सर्वाधिक प्रभाव किस पर होगा? तो सर्वाधिक प्रभाव क्या होगा? अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। क्या? कोई गीत सुनाना। तो ये सर्वाधिक प्रभाव होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन। कक्षा 5 के बच्चे हैं, उनके हिंदी भाषा का आकलन करना है। आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? यहाँ पर बताना क्या है कि कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। झूरी के कितने बैल थे? झूरी के बैलों के नाम बताइए। गाय कैसा व्यक्ति है? या हीरा समझदार था या मोती क्यों? तो यहाँ पर सर्वाधिक उपयोगी क्या है? झूरी के कितने बैल थे, ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है, तो ये सही नहीं होगा। डायरेक्ट चीज़ जो पूछी जाएंगी वो क्या होगा? बस सब आपने क्वेश्चन पूछा, उसने तुरंत उत्तर दे दिया, यानी बच्चे को सोचने और समझना पड़ा ही नहीं है। क्या है? वो उसने रट लिया और रटने के बाद तुरंत आंसर दे दिया, तो वो सही नहीं है। तो क्या है? हीरा समझदार था या मोती क्यों?
तो उसमें क्या होगा, बच्चे अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर सोचेंगे। तो क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। तो व्याकरण ज्ञान नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, छोटा बच्चा है उसका शब्द भंडार का आकलन भी नहीं होगा। क्या होगा, प्रभावी भाषा में बच्चों की मदद करना या भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रभावी भाषा में बच्चों की जो मदद करेंगे तो वो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। क्या, कक्षा तीसरी का बच्चा है मोहित, वो जब पढ़ता है तो अक्सर शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी कुछ शब्द होते हैं उसे बार बार दोहराता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। नहीं, राइट आंसर क्या होगा कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, बहुत ही वो ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, पढ़ता है और उसको अर्थ की समझने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण, क्या इस बार हमसे पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण जो हो उसको हमको चयन करना है। भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे कम महत्वपूर्ण भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो ये ऑप्शन ए है, सबसे कम महत्वपूर्ण है पाठ्यपुस्तक। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। तो ऑप्शन इसका है जटिलताओं को स्वीकार करना और साहित्य को साहित्यिक दृष्टि से देखना। बी ऑप्शन है विषमताओं को स्वीकार करना और साहित्य को सराहना। आगे है भाषा की विविधता को स्वीकार करना और साहित्य को सराहना। ऑप्शन डी है कि भाषाओं की सराहना को स्वीकार करना और साहित्य की विविधता की दृष्टि से देखें, यानी साहित्य को। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्या, कि भाषा की विविधता को स्वीकारना है और साहित्य को सराहना। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद, जो पहली कक्षा के बच्चे होते हैं उनको साथ हमें क्या कविता गायन करते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे। बच्चे से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाएं। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, या बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो हम क्या कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कविता को सुनाएं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो अगला क्या है कि एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसी गद्यांश से जो प्रश्न किया जाएगा उसके हमें उत्तर देना है। तो क्वेश्चन क्या होंगे कि 136 से लेकर 143 तक हमें इसी गद्यांश से उत्तर देना है। तो गद्यांश को हम सभी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा धीरे धीरे, ताकि
आगे क्वेश्चन जब पूछा जाए, प्रश्न किया जाए, तो इसी गद्यांश से हम उसका उत्तर दे सकें। तो शुरुआत करते हैं। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यह करने के काबिल कुछ भी नहीं है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बच कर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात वे लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इस विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसीलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपने व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस करते हैं कि आप बड़ा होना क्या होता है। ये हमारा रहा गद्यांश। उम्मीद है आप सभी ने भी गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ बताना है। बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले या खुले तौर पर काम करने वाले। तो यहाँ पर खुले का अर्थ क्या है कि बिना दुराव छिपाव के बात करना। ये हमें गद्यांश में बताया गया था कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले मन से बात करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी गद्यांश से संबंधित प्रश्न है कि अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। गद्यांश में बताया गया था कि वे सच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं। ये जो सच्चों लिखा है यह बच्चों होगा, क्या है, बच्चों होगा। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं। वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा कि वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते हैं अमेरिकी शिक्षक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है। गद्यांश में बताया गया था क्या सिखाया जाता है कि वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल सिखाया ही नहीं गया था। कि वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, यह भी नहीं सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था, वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। क्या, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि अमेरिकी शिक्षकों को प्रशिक्षण में यही सिखाया जाता था कि वे स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। वे
यह स्वीकार करें ना करें कि वे शिक्षक हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? जो बच्चे होते थे उनको सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में रहा करती थी? शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, शिक्षकों की उलझनों में। तो बच्चों की जिज्ञासा सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ करती थी? शिक्षकों के निजी जीवन में वो जानना चाहते थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है हमसे पूछा जा रहा है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा कि पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं है हमसे पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर इसलिए हो जाएगा कि पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर नहीं ये पूछा गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती वाक्य से तात्पर्य है। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, हमें यह बताना है। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है। बच्चों को दुनिया से प्रेम है। बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, या बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो यहाँ क्या है? बच्चों को दुनिया से प्रेम होता है। क्या होता है? बच्चों को दुनिया से प्रेम होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से डैश शब्द बनेगा। विचार शब्द में हमें एक प्रत्यय लगाना है, तो जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक, विचारिक, वैचारिक या विचारिक। तो क्या होता है कि जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो वहाँ पर शब्द में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। शब्द में जिस शब्द में लगाते हैं तो वहाँ पर चेंज हो जाता है। वहाँ पर कहें तो हम दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा मात्राएं चेंज हो जाती है। विचार में एक लगाएंगे तो वैचारिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैचारिक बन जाएगा। जैसे उद्योग में एक प्रत्यय लगाएंगे तो औद्योगिक बन जाएगा। क्या? जैसे उद्योग, यहाँ उ है लेकिन एक लगाए तो औ बन जाता है। क्या? औद्योगिक हो जाता है। सप्ताह में एक लगाएंगे तो साप्ताहिक हो जाएगा। वहाँ पर भी सा यानी सा में आ की मात्रा यानी दीर्घ हो जाता है। तो कुछ परिवर्तन हो जाते हैं एक प्रत्यय लगाने से। तो यहाँ पर राइट आंसर ए होगा वैचारिक। और आप सभी जानते हैं वैचारिक शब्द नहीं होता, विचारिक शब्द भी नहीं होता, विचारिक भी शब्द नहीं होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी शब्द है, जो ईमानदारी शब्द है वह कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? तो ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी दिखने वाली चीज़ तो होती नहीं है, ना तो हम उसे पकड़ सकते हैं ना छू सकते हैं। तो क्या है? यह एक भाव है। यहाँ पर ईमानदारी एक भाव को दर्शाया जा रहा है। तो ये क्या है? ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। फिर से हमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हम सभी मिलकर पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमें बताना है। इससे क्वेश्चन है 144 से लेकर 150 तक, 150 तक। तो फिर इसके बाद हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। बस आप सभी क्लास में बने रहिएगा। हो सकता है थोड़ा सा कम दिख रहा हो, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम इस गद्यांश को हम सभी मिलकर पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा। हेमवल घाटी के गांव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के
हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए व उसके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन रास्तों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन है या हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों की कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने सबसे पहले अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि यहाँ पहले से ही घास चारे का संकट है, वहाँ और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांववासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्रनगर में नीलामी की घोषणा कर दी तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों से हेमल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अद्वानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। यानी उन्होंने, कुछ ठेकेदार ने बात मान ली और कुछ ने जंगल खरीद लिए। उम्मीद है आप सभी ने भी गद्यांश को पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं इस गद्यांश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हेमवंश घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध में जुलूस निकाला गया था। पूरे गद्यांश में एक ही पेड़ था। क्या? किस पेड़ को? चीड़ के पेड़ को कहा जा रहा था। किसके? चीड़ के पेड़ को कहा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं ने पेड़ों पर रक्षा बंधन क्यों किया। जो महिलाएं थीं वहाँ की पेड़ों का रक्षा बंधन क्यों किया। यह उस घाटी की रस्म थी। रस्म क्या थी? रस्म नहीं थी। यह कोई रस्म नहीं थी। पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए नहीं, पेड़ को सुंदर बनाने के लिए उसका रक्षाबंधन नहीं किया जाता। उनकी मरहम पट्टी करने के लिए या पेड़ों को बचाने के लिए, मरहम पट्टी के लिए नहीं था। उनका रक्षाबंधन क्यों किया गया था? कि वे पेड़ों को कटने से बचा लें। क्या? पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन काटन का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है। इस गद्यांश में जो बताया गया है कि वन काटने से महिलाओं को कष्ट जो होता था वो सबसे ज़्यादा क्यों उठाना पड़ता। केवल उन्हें ही वन से प्रेम था। जहाँ पर केवल शब्द है वो हमारा गलत होता है। उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती थी। नहीं, ये तो ऐसा नहीं था। उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता था। नहीं, राइट आंसर क्या है कि उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, चीड़ के वृक्षों का किससे बहुत नुकसान हो रहा था? यानी जो चीड़ के वृक्ष थे उनको सबसे ज़्यादा किससे नुकसान होता है? बहुत ऊंचे अधिकारियों से नहीं, बहुत ऊंचे अधिकारियों से क्यों होगा? अधिक घास चारा लाने से, यह भी नहीं सही। बहुत अधिक लीसा निकालने से, क्या? हाँ, राइट ऑप्शन यही है कि उन चीड़ के पेड़ों से लीसा निकाला जाता था। तो बहुत अधिक लीसा निकालने से चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हो रहा था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? लास्ट की लाइन में गद्यांश में बताया गया था कि बाढ़ व लकड़ी का नहीं, बाढ़ व लकड़ी का नहीं था, बाढ़ व लकड़ी का नहीं था, बाढ़ व लकड़ी का नहीं था, भूस्खलन व बाढ़ का, भूस्खलन व बाढ़ का। और भूस्खलन व लकड़ी का नहीं, लकड़ी व चारे का नहीं। राइट आंसर क्या था? बाढ़ व भूस्खलन या भूस्खलन व बाढ़ का। तो राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोजी रोटी शब्द है, रोजी रोटी जो शब्द है यह इसे हमें बताना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या शब्द युग्म है। तो क्या है? रोजी रोटी एक शब्द युग्म है। क्या है? रोजी रोटी एक शब्द युग है, शब्द युग्म है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये इस गद्यांश का। क्वेश्चन क्या है? कुछ ठेकेदारों ने वास्तव में यह बात मानी, वाक्य में निपात बताना है। क्या? निपात बताना है। निपात क्या होता है? जिस बात को कहने के लिए हमें जिस शब्द की आवश्यकता हो और जोर दिया जाए, जोर देने की आवश्यकता को हम निपात कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कुछ ठेकेदारों ने तो, क्या? कुछ ठेकेदारों ने तो, ये जो तो शब्द है ये हमारा निपात है। क्या है? ये हमारा निपात हो। जैसे ही, तुमने ही, तो ही क्या है? उस वाक्य को अधिक बल दे रहा है, तो वो हमारा निपात हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? कुछ ठेकेदारों ने तो जो है वह निपात को प्रदर्शित कर रहा है। तो आज के 30 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी अधिक से अधिक साथ दिया करिए, सहयोग किया कीजिए। बाकी मुझसे जो भी हो पाएगा मैं अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को जितना अधिक हो सके उतना सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं, अपने रिलेशन में शेयर करें। बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।